हेलो बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि रिएक्शन की स्पीड क्या होती है। स्पीड यानी रिएक्शन का रेट क्या होता है। आज हम पढ़ेंगे कि ये जो रिएक्शन की स्पीड है, ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो रिएक्शन की स्पीड को अफेक्ट करते हैं, यानी किन कारणों से रिएक्शन फास्ट होती है, किन कारणों से रिएक्शन स्लो होती है। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रिएक्शन रेट। सबसे पहला फैक्टर है जो रिएक्शन के रेट को अफेक्ट करता है, दैट इज द नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स, यानी रिएक्टेंट किस टाइप के हैं। यदि रिएक्टेंट सॉलिड्स हैं तो हमें पता है सॉलिड सॉलिड आपस में जो रिएक्टिविटी होती है वो बहुत कम होती है, तो इसलिए रिएक्शन का रेट भी क्या होगा, स्लो होगा। यदि लिक्विड्स हैं तो रिएक्शन का रेट फास्ट हो जाएगा, और यदि वो गैस फॉर्म में है रिएक्टेंट तो रिएक्शन की जो रिएक्टिविटी है, रिएक्टेंट्स की रिएक्टिविटी वो बहुत ज्यादा होगी और रिएक्शन का जो रेट है वो भी ज्यादा होगा। बट यदि रिएक्टेंट हमारे पास सपोज गैसियस फॉर्म में है, सपोज हम नाइट्रिक ऑक्साइड गैस और ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट कर रही है, इट विल फॉर्म द नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। उस केस में हम इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, या हमारे पास कोई और रिएक्शन है, सपोज कार्बन मोनोऑक्साइड जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करती है तो इट विल गिव द कार्बन डाइऑक्साइड। एक्चुअल में हमें पता है कोई रिएक्शन प्रोसीड करती है विद द ब्रेकेज ऑफ ओल्ड बॉन्ड्स एंड द फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड्स विल टेक प्लेस, यानी किसी एक रिएक्शन में पुराने बॉन्ड टूटते हैं और नए बॉन्ड बनते हैं। जब अलग अलग टाइप के बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें अलग अलग अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, इसी तरह से जब अलग अलग टाइप के बॉन्ड्स बनते हैं उस समय डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। तो यहां पर यदि हम इसकी बात करें, यहां पर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बॉन्ड को तोड़ने के लिए डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, इसी तरह से कार्बन ऑक्सीजन के बॉन्ड को तोड़ने के लिए कुछ और अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए। जब डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर है डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्ड को तोड़ने के लिए, इसीलिए जो रिएक्शन की स्पीड है वो रिएक्टेंट की नेचर पर डिपेंड करेगी, यानी रिएक्टेंट आपका क्या है, कौन सा रिएक्टेंट रिएक्शन में यूज हो रहा है। तो इसलिए जो रिएक्शन का रेट है वो रिएक्टेंट की नेचर पर डिपेंड करता है। सेकंड फैक्टर की हम बात करें, कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर भी रिएक्शन का रेट डिपेंड करता है। हमने पहले लेक्चर में पढ़ा था रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू द चेंज इन कंसंट्रेशन of reactants or products divided by the time taken, ये हमने पहले पढ़ा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो रिएक्शन का रेट है that is directly proportional to the concentration of the reactant, यानी जब रिएक्शन जस्ट शुरू हुई है उस समय कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की बहुत हाई है। यदि कंसंट्रेशन बहुत हाई है रिएक्टेंट की तो डेफिनेटली रिएक्शन का रेट भी ज्यादा होगा, लेकिन एज द टाइम पासेस जो कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की वो कम होती जा रही है। यदि ये कंसंट्रेशन कम हो रही है तो रिएक्शन का रेट भी कम होता चला जाएगा। इसीलिए जो रिएक्शन का रेट है दैट विल डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, यानी higher the concentration of the reactant, faster is the rate of reaction. थर्ड फैक्टर है टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाने से जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द रिएक्टेंट गेट्स इंक्रीज्ड। जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है तो उनका मूवमेंट फास्ट हो जाएगा, मूवमेंट फास्ट हो जाएगा तो रिएक्शन का रेट भी बढ़ जाएगा, यानी टेम्परेचर बढ़ाने से रिएक्शन का रेट भी बढ़ता है। इवन ये देखा गया है कि हर 10 डिग्री टेम्परेचर राइज करने पर
रिएक्शन का रेट ऑलमोस्ट डबल हो जाता है। अब बात करेंगे सरफेस एरिया ऑफ द रिएक्टेंट की। सरफेस एरिया पर भी डिपेंड करती है रिएक्शन का रेट। हमने ये देखा है कि जितना रिएक्टेंट के पार्टिकल्स फाइन होंगे, यानी जितने छोटे पार्टिकल्स होंगे, रिएक्शन का रेट उतना ही ज्यादा होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि जितने छोटे पार्टिकल्स रिएक्टेंट के होंगे उतना सरफेस एरिया ज्यादा होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ग्रेटर द सरफेस एरिया फास्टर इज द रेट, रिएक्शन का रेट भी उतना ही फास्ट होगा। यही कारण है कि जो वुड का एक बड़ा ब्लॉक है उसको जलाने में बहुत दिक्कत आती है, लेकिन यदि हम उसको काट के उसके छोटे पीसेस कर दें, यानी उसके सरफेस एरिया यदि हम बढ़ा दें तो वो बड़ी जल्दी जलते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा रिएक्टेंट का, रिएक्शन का रेट भी उतना ही ज्यादा होगा। उसके बाद नेक्स्ट जो फैक्टर है दैट इज प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट की प्रेजेंस कैसे अफेक्ट करती है? हमें पता है कैटलिस्ट क्या होते हैं। कैटलिस्ट आर द केमिकल सब्सटेंसेस which increase the speed of reaction without itself undergoing any chemical change, यानी जो अपने आप को बिना किसी केमिकल चेंज में इन्वॉल्व किए रिएक्शन की स्पीड को चेंज कर देते हैं, वो क्या होते हैं? कैटलिस्ट होते हैं। और ये देखा गया है कि जो कैटलिस्ट होते हैं दैट विल इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, वो रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट फैक्टर है दैट इज प्रेजेंस ऑफ लाइट। कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जो डार्क में नहीं होती है, उनके लिए जो लाइट की प्रेजेंस है वो मस्ट होती है। जैसे हाइड्रोजन व्हेन रिएक्ट्स विद द क्लोरीन इट विल गिव हाइड्रोजन क्लोराइड। ये रिएक्शन लाइट की प्रेजेंस में होती है, यानी फोटोन्स रिक्वायर होते हैं इन रिएक्शन को करने के लिए। तो यहां जो फोटोन है वो इस रिएक्शन को इनिशिएट कर रहा है, यानी रिएक्शन के स्पीड को बढ़ा रहा है। तो फोटोकेमिकल रिएक्शंस, जो रिएक्शन लाइट के प्रेजेंस में होती है उनको हम फोटोकेमिकल रिएक्शंस कहते हैं। तो इसका मतलब फोटोकेमिकल रिएक्शंस के लिए जो फोटोन्स होते हैं वो एक कैटलिस्ट का काम करते हैं, यानी रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज करते हैं। बच्चों, हमने पढ़ा है कि रिएक्शन का जो रेट होता है दैट विल डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन। If we plot a graph between the concentration of the reactant, ये रिएक्टेंट की यदि हम कंसंट्रेशन ले लें और इसको यदि हम टाइम के साथ प्लॉट करें तो जो रिएक्शन की कंसंट्रेशन है टाइम के साथ साथ चेंज होती चली जाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो रिएक्शन का रेट है वो भी टाइम के साथ साथ चेंज होता चला जाता है, यानी रिएक्शन का रेट कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। अब ये कैसे अफेक्ट करती है कंसंट्रेशन रिएक्शन के रेट को, दैट इज स्टडीड बाय द लॉ ऑफ मास एक्शन एंड रेट लॉ एक्सप्रेशंस। तो आइए देखते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन क्या है। पहले लॉ ऑफ मास एक्शन। Suppose we have a reaction A, B that gives C and D। Means A टाइप के रिएक्टेंट जिनका नंबर A है, B टाइप के रिएक्टेंट जिनकी संख्या B है के साथ रिएक्ट करके हमें प्रोडक्ट दे रहे हैं C और D। लेकिन C हमें कितने मिलते हैं? ये C मिलते हैं नंबर्स में, और जो D के मॉलिक्यूल्स है वो कितने मिलते हैं? वो ये स्मॉल d मिलते हैं। So according to law of mass action, the rate is directly proportional to the product of molar concentration of the reactant with each term raised to the power equal to their stoichiometric coefficient। यानी हमने इस कंसंट्रेशन को, ए रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन को उसके स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से पावर को रेज कर दिया, और इसी तरीके से जो दूसरा रिएक्टेंट है उसकी कंसंट्रेशन उसको हमने रेज किया है
उसके स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट से, और रेट इक्वल टू k into a power a and b power b. Let this equation is 1. But rate of a reaction will not depend upon the whole of the concentration terms of a and b. यानी a और b रिएक्टेंट के जितने जितने मॉलिक्यूल्स दिए हैं उन सभी पर रिएक्शन का रेट डिपेंड नहीं करता। उनमें से केवल कुछ ही मॉलिक्यूल्स होते हैं जिन पर रिएक्शन की स्पीड यानी रिएक्शन का रेट डिपेंड करता है। सपोज ए टाइप के रिएक्टेंट जो ए थे नंबर्स में, उसमें से लेट इट बी एक्स जो मॉलिक्यूल्स हैं उन पर रिएक्शन का रेट डिपेंड कर रहा है, और वाई बी के मॉलिक्यूल्स हैं जिन पर रिएक्शन का रेट डिपेंड कर रहा है। या अल्फा आप इसको ले लीजिए, अल्फा मॉलिक्यूल्स हैं ए के जिन पर रिएक्शन का रेट डिपेंड कर रहा है, और बीटा मॉलिक्यूल्स हैं बी के जिन पर रिएक्शन का रेट डिपेंड कर रहा है। देन अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, द रेट विल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए पावर अल्फा and b power beta, where alpha and beta are the concentration terms of the reactant A and B on which the rate of reaction actually depends, जिन पर रिएक्शन का रेट वास्तव में डिपेंड करता है। सो रेट इज इक्वल टू k इंटू a पावर अल्फा इंटू b पावर बीटा। सो यहां से आप रेट लॉ को डिफाइन कर सकते हैं। सो अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, द रेट ऑफ रिएक्शन इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स विद ईच टर्म रेज टू द पावर ऑन विच द रेट ऑफ रिएक्शन एक्चुअली डिपेंड्स, जिन पर रेट रिएक्शन का रेट वास्तव में डिपेंड कर रहा है। यहां पर k क्या है? k इज कॉल्ड एज द वेलोसिटी कांस्टेंट और इट इज कॉल्ड एज द रेट कांस्टेंट। सपोज इसको आप डिफाइन कैसे करें वेलोसिटी कांस्टेंट या रेट कांस्टेंट को? सपोज इफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए, यानी ए रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है वो मोल पर लीटर में है, मोलर कंसंट्रेशन का मतलब ये है लेट इट बी 1, और बी की मोलर कंसंट्रेशन भी 1 है। दोनों की वैल्यूज आपने यहां पुट की तो रेट इक्वल टू k इंटू 1 पावर अल्फा इंटू 1 पावर बीटा, यानी k क्या आ जाएगा? रेट ऑफ रिएक्शन आ जाएगा। यहां से आप रिएक्शन रेट कांस्टेंट को डिफाइन कर सकते हैं। सो रेट कांस्टेंट डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, रेट कांस्टेंट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टेंट इज यूनिटी। यूनिटी मीन्स 1, यानी जब हर एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन 1 होगी, 1 मोल पर लीटर होगी, उस समय जो रेट कांस्टेंट होगा दैट विल डिपेंड अपॉन, दैट इज इक्वल टू द रेट ऑफ रिएक्शन, वो उसके रेट ऑफ रिएक्शन के इक्वल होगा। सो यहां से एकदम बिल्कुल क्लियर है कि लॉ ऑफ मास एक्शन और रेट लॉ में फिर क्या डिफरेंस हुआ? लॉ ऑफ मास एक्शन just involves the stoichiometry of the reactants. इसमें सिर्फ रिएक्टेंट्स के stoichiometric coefficients इन्वॉल्व है, while रेट लॉ में जो रेट होता है that is equal to the product of molar concentration of the reactants on which the rate of reaction actually depends. आपने किससे पावर को रेज करना है? उस कंसंट्रेशन टर्म से जिस पर रिएक्शन का रेट एक्चुअल में डिपेंड कर रहा है। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन रेट लॉ एंड लॉ ऑफ मास एक्शन। आइए देखते हैं फिर के यानी रेट कांस्टेंट के
कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? फर्स्ट, यहां से बिल्कुल क्लियर है कि जो रेट कांस्टेंट है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ रिएक्शन, यानी हायर द वैल्यू ऑफ के फास्टर इज द रिएक्शन। जितनी ज्यादा के की वैल्यू होगी रिएक्शन का रेट भी उतना ही फास्ट होगा। अब ये जो के की वैल्यू होती है, दिस हैव a definite value for a reaction at a particular temperature। किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर किसी एक रिएक्शन के लिए के की वैल्यू डेफिनेट होती है, परंतु यदि आप टेम्परेचर चेंज कर दें तो जो के की वैल्यू है उसी रिएक्शन के लिए वो चेंज हो जाएगी। ऑन चेंजिंग टेम्परेचर the value of k gets altered, यानी चेंज हो जाएगी फॉर द सेम रिएक्शन। उसी रिएक्शन के लिए k की वैल्यू टेम्परेचर बदलने पर बदल जाती है। फोर्थ, यदि हम बात करें जो k की वैल्यू है डू नॉट डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन पर, इन कंसंट्रेशन टर्म्स पर के की वैल्यू डिपेंड नहीं करती है। एंड जो यूनिट्स है के यूनिट्स ऑफ के विल बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के ऑर्डर से हमें के यूनिट्स मिलते हैं। तो ये थे के कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात करें। इस रिएक्शन से ये बिल्कुल क्लियर है कि जो रेट है दैट विल डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स विद ईच टर्म रेज टू द पावर ऑन विच द रेट ऑफ रिएक्शन एक्चुअली डिपेंड्स। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए इज अल्फा, क्योंकि अल्फा पर रिएक्शन का रेट डिपेंड कर रहा है। एंड ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी इज बीटा, क्योंकि रिएक्शन का रेट बी टाइप के रिएक्टेंट की बीटा कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है। सो ओवरऑल ऑर्डर क्या आ जाएगा जिसको n से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज इक्वल टू द सम ऑफ पावर्स ऑफ द कंसंट्रेशन टर्म्स इन रेट लॉ ऑन विच द रेट ऑफ रिएक्शन एक्चुअली डिपेंड्स। सो ऑर्डर क्या हो जाएगा? इट इज द ऑर्डर इज द सम ऑफ पावर्स ऑफ concentration terms in rate law on which the rate of reaction actually depends। जिन पर रिएक्शन का रेट एक्चुअल में डिपेंड करता है उन्हीं कंसंट्रेशन टर्म जो पावर में दी हुई है उसका सम दैट विल गिव द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। यहां से एक चीज और क्लियर कर देने वाली है, क्योंकि जब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन यूनिटी होती है उस समय रेट कांस्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन के इक्वल होता है। मतलब ये स्पेसिफिक कंडीशन है कि रेट कांस्टेंट कब रेट ऑफ रिएक्शन के इक्वल होगा। दैट इज वाई द रेट कांस्टेंट यानी वेलोसिटी कांस्टेंट इज आल्सो कॉल्ड एज अ स्पेसिफिक रिएक्शन रेट, इसलिए इसको स्पेसिफिक रिएक्शन रेट भी कहा जाता है। आइए देखते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पर बेस्ड कुछ एक एग्जांपल्स। वैसे जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है ये एक एक्सपेरिमेंटल कंसेप्ट है। आप थ्योरेटिकली रिएक्शन से डायरेक्ट ऑर्डर नहीं लिख सकते।
लेकिन यदि आपको उस रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू द रेट लॉ, देन यू कैन डायरेक्टली राइट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। देखते हैं कैसे। इस रिएक्शन का जो रेट लॉ के अकॉर्डिंगली रेट दिया हुआ है वो है H2O2 पावर 1। ये रेट लॉ के अकॉर्डिंगली इस रिएक्शन का रेट दिया हुआ है। अब यहां पर जो कंसंट्रेशन टर्म की पावर है दैट इज 1, सो ऑर्डर फॉर दिस रिएक्शन इज 1। दैट इज वाई इस रिएक्शन को मैंने लिखा है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के एग्जांपल में। इसी तरह से यहां पर इस रिएक्शन का जो रेट दिया हुआ है दैट इज K into N2O5। अब ऐसा नहीं है कि यहां 2 दिया हुआ है तो यहां पर भी 2 होना चाहिए था। यदि यहां पर 2 होता देन दिस रेट इज अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मास एक्शन, क्योंकि ये स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से पावर को हमने रेज कर दिया। लेकिन एक्चुअल में जो एक्सपेरिमेंटली जो हमें मिला है रेट वो ये मिला है, तो इसलिए इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या है 1 है। अब इसमें देखते हैं यहां पर इस रिएक्शन का रेट लॉ के अकॉर्डिंगली हमें रेट दिया हुआ है दिस वन, सो इसलिए ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर ऑफ दिस रिएक्शन इज 2। इन ए सिमिलर वे थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए K इंटू NO2 और O2 पावर 1, ये हमें रेट लॉ के अकॉर्डिंगली रेट दिया हुआ है ऑलरेडी। इसलिए ये जो कंसंट्रेशन टर्म्स हैं ये वो कंसंट्रेशन टर्म्स हैं ऑन विच द रेट ऑफ रिएक्शन एक्चुअली डिपेंड्स, और उन्हीं का जो सम होता है दैट इज इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। कई बार ऑर्डर जो है, एक तो हमने भी बताया कि ये एक एक्सपेरिमेंटल कंसेप्ट है, थ्योरेटिकली आप इसको मेजर नहीं कर सकते। दूसरा जो ऑर्डर है वो फ्रैक्शन में भी होता है। इस रिएक्शन के लिए जो रेट है दैट इज इक्वल टू H2 इंटू Br2 पावर हाफ। ये रेट लॉ के अकॉर्डिंगली इसका रेट दिया हुआ है, तो इसलिए ऑर्डर क्या आएगा इस रिएक्शन का 1 प्लस 1/2 दैट इज 3/2। यानी जो ऑर्डर होता है वो फ्रैक्शन में भी होता है। ऑर्डर किसी भी रिएक्शन का किसी रिएक्शन का 0 भी होता है। अब 0 ऑर्डर रिएक्शंस कौन सी होती हैं, जैसे H2 प्लस N2 वी नो दैट इट विल गिव अमोनिया इन द प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम। यहां से यदि हम इसको बैलेंस करें तो इस टाइप से ये बैलेंस हो जाती है। हैबर प्रोसेस है, हैबर प्रोसेस में अमोनिया मिल रहा है, लेकिन यहां पर जो रिएक्शन का रेट है वो इनकी कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं कर रहा है, रादर वो कैटलिस्ट पर डिपेंड कर रहा है। सो ऐसी रिएक्शंस जो रिएक्शन कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होती हैं वो 0 ऑर्डर रिएक्शन कहलाती हैं। लाइकवाइज जैसे H2 प्लस Cl2 इट गिव्स 2HCl, ये लाइट की प्रेजेंस में हो रही है रिएक्शन, तो यहां ये जो फोटॉन्स हैं ये कैटलिस्ट का काम कर रहे हैं। दैट इज व्हाई जो रिएक्शन का रेट है वो कंसंट्रेशन टर्म पर डिपेंड नहीं करेगा। ऐसी रिएक्शन को हम 0 ऑर्डर रिएक्शंस कहते हैं। आइए देखते हैं अब ऑर्डर के कुछ न्यूमेरिकल्स। एनसीईआरटी बेस्ड न्यूमेरिकल देखते हैं। A reaction is first order in A and second order in B. Write the differential rate equation. सबसे पहले हमने क्या करना है, इस रिएक्शन के लिए डिफरेंशियल रेट इक्वेशन लिखनी है, यानी रेट लॉ के अकॉर्डिंगली हमने रिएक्शन लिखना है। रिएक्शन का रेट क्या हो जाएगा, रेट इज इक्वल टू K इंटू लेट द रिएक्टेंट इज A एंड B। ये हमें दिया हुआ है, लेकिन उसने कहा है कि जो रिएक्शन है फर्स्ट ऑर्डर इन A यानी A की पावर 1 एंड सेकेंड ऑर्डर इन B यानी B, यहां पर जो इसकी पावर होगी कंसंट्रेशन टर्म ऑन विच द रेट ऑफ रिएक्शन एक्चुअली डिपेंड इज 2। अब सेकेंड पॉइंट है, सेकेंड आंसर,
हाउ इज द रेट अफेक्टेड ऑन इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ B 3 टाइम्स। यदि B की कंसंट्रेशन को हम 3 टाइम्स मान लें, मान लीजिए जो B की कंसंट्रेशन है वो B है शुरू में, अब ये 3 टाइम्स इंक्रीज कर दी तो 3B हो जाएगी। नाउ द रेट जो होगा वो क्या हो जाएगा, K इंटू A इंटू 3 टाइम्स ऑफ B। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ये कितना आएगा 3 जा 9 इंटू K इंटू A इंटू B पावर 2, यानी ये जो इनिशियल रेट था ये शुरू में था, लेकिन अब जो रेट हो गया वो 9 टाइम्स हो गया। सो आंसर क्या आ जाएगा, रेट इंक्रीजेस टू 9 टाइम्स। अब थर्ड देखते हैं, हाउ इज द रेट अफेक्टेड व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ A एंड B आर डबल्ड। सो रेट फिर क्या हो जाएगा, रेट इक्वल टू K इंटू A को भी आपने डबल कर दिया और B को भी आपने डबल कर दिया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, K इज इक्वल टू इंटू 2A और ये कितना आ गया इंटू 4B स्क्वायर, तो ये कितना हो गया 8 इंटू K A इंटू B स्क्वायर, यानी जो रेट है सेकेंड रेट दैट इज इक्वल टू 8 टाइम्स द इनिशियल रेट, यानी जो रेट है रिएक्शन का, सो द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस टू 8 टाइम्स, इसलिए रिएक्शन का रेट 8 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं, फॉर द रिएक्शन 2x गिव्स x2, ये हमें रिएक्शन दी हुई है। The reaction rate of reaction becomes 27 times when the concentration of X is increased to 3 times। तो रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा, यदि हम इस रिएक्शन का रेट लिखें, रेट इक्वल टू K इंटू एक्स पावर यदि हम 2 लिख देते हैं तो फिर यहां से तो ये ऑर्डर दिया हुआ है, जबकि ये तो ऑर्डर होता नहीं है क्योंकि ये अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन है। तो ये हमने ऑर्डर निकालना है, लेट द ऑर्डर ऑफ दिस रिएक्शन इज अल्फा, ये अल्फा हमने निकालना है। इसके लिए हमें कंडीशन दी हुई है कि ये रेट 27 टाइम्स हो जाता है, लेट दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय R। ये जो रेट है ये 27 टाइम्स हो जाता है, कब, जब कंसंट्रेशन X की आप 3 टाइम्स इंक्रीज करते हैं। दिस इज द गिवन कंडीशन। अब यहां से जब आप, ये रिएक्शन 1 है, ये रिएक्शन 2 है, अब आप क्या कीजिए, 1 को डिवाइड कर दीजिए, 2 को डिवाइड कर दीजिए 1 से, यानी 27R डिवाइडेड बाई R इक्वल टू K इंटू 3 पावर अल्फा इंटू एक्स पावर अल्फा डिवाइडेड बाई K इंटू एक्स पावर अल्फा। तो ये कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये यानी 27 इज इक्वल टू 3 पावर अल्फा और 3 पावर 3 इक्वल टू 3 पावर अल्फा, देयरफॉर अल्फा इज 3, यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 3।